रेडियो एक ऐसी विधा है जो कभी मर नहीं सकती, क्योंकि रेडियो न केवल आपकी आवाज को बल्कि आपकी आत्मा को सामने रखता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास अभी भी मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वो पढ़ते हैं अखबार, वो सुनते हैं रेडियो, और मिल सकता है तो वो टीवी भी देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ सोशल मीडिया सीख रहा हूँ, या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आज की रील उस वक्त की जो रेल है कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। टाइमिंग्स की बात रही तो हमारी कोई टाइमिंग्स नहीं होती, ठीक उसी तरह से जैसे एक पुलिसमैन होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो 24 घंटे उसको अलर्ट रहना पड़ता है। मैं आमतौर पे रात में 1-1:30 बजे तक सोता हूँ। सवालों की जो श्रृंखला है उसको शुरू करते हैं, और सवाल जो है वो सबसे पहले आप तीनों से ही पूछते हैं, और ये सवाल आप तीनों के माध्यमों के लिए है, क्योंकि हमारे साथ में आज रेडियो, प्रिंट और टीवी, टेलीविजन ये है, और मैं डिजिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। नॉट सेइंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन डिजिटल इज माय मीडियम राइट नाउ, जहाँ पे सबसे ज्यादा मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाता हूँ। मैम और आप दोनों से भी सवाल है। लोग कहते हैं ना आज के समय में ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो मर गया है, रेडियो कौन ही सुनता है, अखबार कौन ही सुनता है, पढ़ता है, या टीवी कहाँ देखें यार, न्यूज वाले तो चिल्लाते रहते हैं। ठीक, क्या कहना है इस पे, आपका जवाब क्या है? मीनू मैम। यस, धन्यवाद प्रतीक। और यहाँ पर जितने मीडिया स्टूडेंट्स और भी लोग हैं उन सभी का वेलकम। अच्छा लग रहा है यूथ के साथ इंटरेक्शन। अगर बात हम इसकी कर रहे हैं कि आजकल ये आम बात है, मैं भी सुनती हूँ, मेरे कानों तक भी पहुँचती है, रेडियो कौन सुनता है। लगता है कि कोई नहीं सुनता है, लेकिन आप ही सोचिए जिस समय आप कार अपनी ड्राइव कर रहे होते हैं उस समय क्या बज रहा होता है? रेडियो बज रहा होता है। बहुत सारी लेडीज हैं किचन में काम कर रही होती हैं, मोबाइल पे क्या बज रहा होता है? रेडियो बज रहा होता है अक्सर। लेकिन हाँ, रेडियो का स्वरूप बदला है। जो कभी रेडियो सेट हुआ करते थे, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, वो अब रेडियो आपकी मुट्ठी में आ गया है। हो सकता है कि जो रेडियो आप सुन रहे हो वो लखनऊ का रेडियो ना हो सकता है वो अमेरिका का रेडियो हो, लेकिन रेडियो तो सुना जाता है। रेडियो एक ऐसी विधा है जो कभी मर नहीं सकती, क्योंकि रेडियो न केवल आपकी आवाज को बल्कि आपकी आत्मा को सामने रखता है। हम तो हैं, रोक सकता है कौन अंदाज़े बयां क्या मजरूह, रोक सकता है अंदाज़े बयां क्या मजरूह, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। ओह क्या बात है। रेडियो जिंदाबाद। क्या रेडियो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा डेफिनेटली। एंड मीनू मैम जब हम लोग को ट्रेनिंग दे रही थी, हमारा पहला दिन था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हमने बिब्बी की वो सुनी थी डॉक्यूमेंट्री जो आपने बनाई थी बेगम अख्तर साहिबा जी की। एंड मैम से एक सवाल किया था मैंने, मैम को नहीं याद होगा, मैंने कहा मैम रेडियो जॉकी क्या होता है? तो मैम सेड रेडियो जॉकी मूर्तिकार होता है। आपको याद है? अगर तुम मूर्ति Yes. नहीं बना सकते तो तुम रेडियो नहीं कर सकते। आवाज के माध्यम से, शब्दों से मूर्ति गढ़ना यानी कि रेडियो का काम है। तो जो लोग भी आरजे बनना चाहते हैं, अपनी आवाज से गढ़ दीजिए। आपको कोई देख नहीं रहा है लेकिन आपको लोग सुन रहे हैं, आप उन्हें बताइए आप कौन हैं। बिना देखे लोग आपके बारे में कल्पना करते हैं, बिना देखे वो ये जानते हैं कि बेगम अख्तर कैसी हैं। बेगम अख्तर को मैंने सामने से नहीं देखा, लेकिन रेडियो ने मुझे बताया बेगम अख्तर क्या थी। रेडियो शब्दों की मूर्ति गढ़िए आप भी और सुनते रहिए रेडियो। क्या बात है। अर्शाना जी क्या कहेंगी इसी में, अखबार कौन पढ़ता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतीक एंड कौशल लिटरेचर फेस्टिवल और आप सबका। हम लोग सोच रहे थे कि इनॉग्रल सेशन होगा हमारा, मतलब पहला सेशन है, कौन आएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे यंग फेसेस हैं। तो क्राउड भले कम हो लेकिन अच्छा क्राउड हो, वो मायने रखता है। जहाँ तक बात है कौन पढ़ता है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि हम जिस देश में रहते हैं वो बहुत बड़ा देश है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दुनिया है। तो आप किसी एक हिस्से में बैठ के ये बात नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, सब कुछ अर्बन है। इस देश में बल्कि इस शहर में बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास अभी भी मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और वो पढ़ते हैं अखबार, वो सुनते हैं रेडियो, और मिल सकता है तो वो टीवी भी देखते हैं। और जो हमारा काम है, जो ट्रेडिशनल मीडिया का काम है, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों के लिए है।
जो बहुत ही प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए बेसिकली शायद हम तीनों ही लोग काम करते भी नहीं हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है या क्या जिनकी बात सुनी नहीं जा सकती। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक प्रिंट की है, प्रिंट में चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। 100 साल बाद पता नहीं इंस्टाग्राम होगा कि नहीं होगा, रील होगी कि नहीं होगी, लेकिन रेडियो की कोई सीडी निकाल के या एनडीटीवी का कोई डीवीडी निकाल के या किसी अखबार के दफ्तर में जाके लोग देख सकते हैं कि उस तारीख को क्या हुआ था। और मैं एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक एक्टर हैं विजय वर्मा जी, हम सबके बहुत फेवरेट हैं। तो वो जब एक्टिंग करने निकले तो जैसा हर चीज का विरोध होता है हमारे परिवारों में बहुत हुआ, पर फिर वो अब आज सुपरहिट है। लेकिन उनके पिताजी के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे, उनके बारे में तमाम चीजें आती थीं। उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन उनके पापा ने उन्हें फोन किया और उन्होंने बड़े अच्छे से बात की, तो उनको समझ नहीं आया कि ये चेंज कैसे आया। तो उनके पिताजी जो अखबार पढ़ते थे उसमें उनका इंटरव्यू निकला था, तो तब उन्होंने माना कि हाँ अच्छा मेरा बेटा ठीक काम कर रहा है। तो आई थिंक वो वैलिडेशन जो है वो इन तीनों मीडियम से आता है और वो मायने रखता है। जी भैया, मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि लोग टीवी नहीं देखते हैं, लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं या रेडियो नहीं पढ़ते। मीनू मैम ने और बाकी बताया आपने, सब कुछ सिमट गया है इस छोटे से मोबाइल में। चाहे अखबार पढ़ना हो आप गूगल पे चले जाइए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टीवी देखना हो आप मोबाइल पे देख लीजिए, रेडियो सुनना हो आप मोबाइल पे सुन लीजिए। तो मीडियम ज़रूर बदल गया है, लेकिन अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली ये मान लेते हैं ना कि जब रेडियो की बात होगी तो एक छोटा सा डब्बा होगा जिसमें एक आवाज़ बढ़ाने घटाने का एक बटन लगा होगा, वही रेडियो है। इसी तरह हम अखबार मान लेते हैं कि जब तक 16 पन्ने का एक बड़ा सा पेपर ना हो जिसको हम पढ़ने के बाद दुनिया भर की चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अखबार है। और हम टीवी उसको मानते हैं जो बड़ा सा बुद्धू बक्सा है। जी। वो बुद्धू बक्सा अब रेडियो या अखबार वो सब मोबाइल में सिमट गया है। इसलिए ये कहना कि अब कौन देखता है, ऐसा नहीं है। यूथ, जेनजी वो सब कोई देखते सुनते हैं, लेकिन उसका मीडियम ज़रूर बदल गया है। मैं बस इतना कहना चाहूँ। बिल्कुल। और इसी बात पे एक प्रश्न ये भी आता है, सिंस क्योंकि मीडिया एक समय में बात होती थी कि भाई पैशन है, और अभी बहुत सारे लोग या आंकड़े जो मैं निकालता हूँ तो मीडिया बिजनेस की बात होती है। व्हाट डू यू थिंक, लाइक मीडिया पैशन है या बिजनेस है, क्या है? रणबीर जी आप बताइए। देखिए, मीडिया का पैशन मेरे ख्याल से 1947 तक था। जी। उसके बाद धीरे-धीरे घटता गया हुँ। और अब हम उस दौर में हैं जब हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी आर अ कॉर्पोरेट। हुँ। हम सैलरी पैकेज के लिए काम करते जी। हैं, हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इस बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब आप सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और कर गुज़रते हैं। हुँ। तो उस कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है इस मीडिया में कि आप कुछ बेहतर कर सकें। और कई बार मैं अपना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि एक बार मैं बांदा में था और बांदा में एक एनजीओ वाले मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और हम जा रहे थे। बात-बात में उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये सरकार जो है कहती है हमने बिजली दे दी और इस गाँव में बिजली नहीं लगी है। हुँ। मैंने ऐसे ही गाड़ी मुड़वाई, मैंने कहा यार चलो देखते हैं, और उसमें एक घर में होल्डर लटका हुआ था। तो हमने कहा साहब बिजली नहीं है तो होल्डर कैसे है? तो पता चला कि बगल के गाँव में दरोगा जी बिजली सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो उनके ट्यूबवेल पे लगा हुआ है। हुँ। मैंने सोचा यार ये तो स्टोरी है और चलो स्टोरी कर देते हैं। हमने छोटी सी एक स्टोरी की, दिन में स्टोरी की। शाम को होटल पहुँचे तो लगा यार बिजली नहीं है और अंधेरा नहीं होगा तो स्टोरी एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। रात को फिर वापस गए और जब गए तो हमने खूब गालियाँ सुनी। गाँव के लोग हमारे ऊपर चढ़ बैठे जी। कि तुम्हारे चक्कर में दरोगा जी दिन में आए और बिजली काट के चले गए। हुँ। तो हमने कहा यार क्या करें, लेकिन खैर अगले दिन स्टोरी चली और स्टोरी चलने के बाद बहुत से दबाव आए, आप समझ सकते हैं। और उस दबाव के बावजूद 1 हफ्ते के भीतर उस गाँव में बिजली पहुँच गई। और जब मेरा लोकल स्ट्रिंगर उस गाँव में फिर से स्टोरी फ़ॉलो अप के लिए गया, तो जो लोग गालियाँ दे रहे थे, वही लोग ढोलक बजा के स्वागत कर रहे थे। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। और चाहे कोविड का दौर हो, इसी मीडिया में बहुत सारे लोग जो हमसे ये उम्मीद करते थे कि हम उनको एक बेड दिला सकें, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला सकें, उस मीडिया की ताकत के बदौलत ही हम लोगों की मदद भी कर पा रहे थे। और उसी मीडिया के कॉर्पोरेट होने के बाद भी उस ताकत की वजह से हम कई बार उन बेजुबानों जी। की आवाज़, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। एज अ मीडिया पर्सन
कोविड के दौरान हम सब चाहे तीनों मीडियम ही इवॉल्व हुए हैं। आज का जो डिजिटल है वो कोविड में ही हम लोग उसे जन्म दे रहे थे। चाहे हम लोग सोशल मीडिया फ्रेंडली होना सीख रहे हों या सेंसिटिविटी ऑफ सोशल मीडिया सीख रहे हो या क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आज की रील उस वक्त की जो रेल है कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। एक सवाल यहाँ पर और है, सिंस लखनऊ में बैठ करके कौशल लिटरेचर फेस्टिवल में, और सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है एक बार इस लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो सिर्फ साहित्य की बात नहीं कर रहा है बल्कि मीडिया की बात कर रहा है और मीडिया के असली चेहरों की असली मायनों की बात कर रहा है। स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं और मैं प्रश्न भी जो है वो इन्हीं से रिलेटेड पूछूंगा क्योंकि इनसे मंगवाए भी हैं प्रश्न कि मीडिया में आने की एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब ठीक है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स जो है वो तो एक अलग चीज है, किन लोगों को मीडिया में नहीं आना चाहिए, मेरा प्रश्न ये है। अरसाना जी प्लीज। किन लोगों को नहीं आना चाहिए? मुझे याद है जब ने काम करना शुरू किया था तो जो सबसे पहली चीज़ हमें सिखाई जाती थी, हम गए थे ये सीखने कि हमें क्या लिखना है, क्योंकि मैं प्रिंट से हूँ। तो हमें बताया गया कि नहीं, हमें सीखना है कि हमें क्या नहीं लिखना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो ऐसे लोग जो न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं, उनको मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अपनी विचारधारा, अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को जो किनारे नहीं रख सकते हैं और जो सच नहीं देख सकते हैं, या कई बार जो सच है वो हमारी सोच से मैच नहीं करता है, लेकिन हमें ये सेंस होना चाहिए कि नहीं, ये सही बात है, हमारे पक्ष में तो नहीं है पर सही है, और तब भी अगर उसके साथ खड़े रहने का दम है या ऐसे हालात हैं कि नहीं खड़े रह सकते हैं, तो एटलीस्ट गलत बात ना करें, चुप हो जाएं, थोड़ी देर के लिए मंजर से हट जाएं, लेकिन कोई भी गलत चीज़ ना करें, कोई भी गलत न्यूज़ ना स्प्रेड करें, स्पीड में ना रहें। आजकल चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं, लेकिन ये एक फेज़ है और मेरा यकीन मानिए ये बीत जाएगा, वापस से ठहराव आएगा, क्योंकि ठहराव जो है वही टिकता है, बिल्कुल। बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने विचारधारा जो है आपकी, उसको एकदम किनारे रख के, जो भी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं और सच्चाई को देख के उसे सामने लाने की अगर हिम्मत है, उतना सेंस है, तो आपको आना चाहिए। बाकी चीज़ें आप सीख लेते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। रणवीर भैया, एक प्रश्न इसी से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि आमतौर पे जैसे महिलाओं के साथ में भी होता है, मैं कहीं पढ़ रहा था मीनू मैम, बड़ी अच्छी बात कि महिलाएं चांद पे भी जा सकती हैं लेकिन 4 पराठे बना के, और रात ठीक का है, खाना बनाने से पहले आ भी जाएं। आ भी जाए रात का खाना बनाने से। बट आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछूंगा, सिंस आज के समय में जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे रेडियो में हमारा एक फिक्स टाइम है कि हमने लिखा करा, ऑन ग्राउंड में आप गए, लेकिन आपके लिए जो है, क्योंकि अगर सिंस इट इज, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, चाहे वो अभी हम बात कर रहे थे टॉकिंग अबाउट मोनालिसा जैसी वायरल खबरें निकालना हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे कुछ भी हो, जो रिपोर्टिंग लाइफ होती है ना, दैट इज, आई हैव सीन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, लाइक ऑन ग्राउंड बने रहना। आई वॉज सीइंग समर्थ, हमारे बीच का अतीक अहमद का जब वो कांड हुआ, ही वॉज देयर, हम कुछ मिनट पहले उसे टीवी पे देख रहे थे एंड सडनली कुछ हो जाता है। थोड़े दिनों पहले तेंदुआ आया था, हमारे एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींचने गए, तेंदुआ ने उसको पकड़ लिया और उस पर अटैक कर दिया। तो ऑन ग्राउंड जाकर के कितना चैलेंजिंग है, यही कि जब आए तो क्या मजबूती लेकर के आए, कि अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मुझे ऐसा लगता है आराम तलबी के बहुत ज्यादा पसंदगार हैं, तो मीडिया आपके लिए गलत नौकरी है, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम उस जगह जाते हैं जहां आम आदमी नहीं जाना चाहता है या नहीं जाता है। कुछ महीने पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए जम्मू कश्मीर में था। बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में हम घुसते हैं, भूकंप आता है तो उस जगह हम जाते हैं, दंगा होता है तो उस दंगे में हम घुसते हैं। तो कहीं भी कुछ ऐसा होता है जहां एक आम आदमी जहां से निकलता है, जैसे दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो सारे लोग उस जगह से भाग रहे थे कि कहीं कोई और ब्लास्ट ना हो जाए, लेकिन सारे रिपोर्टर उस जगह भाग रहे थे जहां ब्लास्ट हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएं। टाइमिंग्स की बात रही तो हमारी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। ठीक उसी तरह से जैसे एक पुलिसमैन होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो 24 घंटे उसको अलर्ट रहना पड़ता है। मैं आमतौर पे रात में 1-1:30 बजे तक सोता हूँ, इस उम्मीद में कि अगर कोई खबर आ जाए तो रात में मेरे से छूट ना जाए, और 6:30-7 तक मैं उठ जाता हूँ इस उम्मीद में कि सुबह कुछ फॉलो अप आ जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना सीखना होगा अगर आप मीडिया में हैं। आपको हिम्मत रखनी सीखनी होगी अगर आप मीडिया में हैं। इसी लखनऊ में सीए को लेकर दंगा हुआ, और जिस जगह मैं खड़ा था, भीड़ मेरे सामने थी, पुलिस मेरे पीछे थी, और बीच में हम जहाँ थे, मेरे बगल में जमुनाई होटल था, और मुझे याद है कि अचानक एक आंसू गैस का गोला जब पुलिस की तरफ से चला, वो आकर के हमारे पैर के पास गिरा और वो धुआं हमारे नाक में घुस गया। और उस टाइम ना हमें कुछ दिख रहा था, ना हम बोल पा रहे थे,
और एक शख्स से हमने कहा कि पानी, और वो हमें देख के बिल्कुल यूं कि भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले क्योंकि हम तो अपने दफ्तर के गेट के अंदर हैं, और उसने पानी देने से इनकार कर दिया। तो कई बार आप ऐसी जगह पे फंसते हैं। चाइना बॉर्डर गए हम, वहाँ पर हुआ क्या कि हम कौन सी जगह थी, बाड़ा होती, जहाँ चाइनीज आर्मी घुस गई थी। तो बाड़ा होती से थोड़ा पहले थे और अचानक लैंडस्लाइड हो गया। अब आगे रास्ता टूटा है और पीछे लैंडस्लाइड की वजह से आप खड़े हैं, तो हमारी गाड़ी कई घंटों खड़ी रही। और अगर हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि उस जगह शायद हमें 1 से 2 दिन गुजारना पड़ सकता है, तो हम मीडिया के लिए गलत आदमी हैं। ये बात बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया और आर्मी, ये जो दोनों ऐसे हमारे भारत के ऐसे फोर्सेस हैं जो कभी शायद सोते नहीं हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, एक सूचना और एक सेना, ये दोनों जो है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्लीज। कि एक मीडिया पर्सन के तौर पे जब तक आपके अंदर भूख नहीं है, जैसे नेपाल में अभी हुआ जेंजी का प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में मुझे मन था कि मैं उस प्रोटेस्ट को जाकर के देखूं, इसलिए देखूं क्योंकि वो हमारी एक नई जनरेशन की क्रांति है, उसका स्वरूप अलग हो सकता है। और मैं नेपाल गया था, ऑपरेशन सिंदूर में मैंने बॉस को फ़ोन किया कि सर मुझे जाना है। बोले यार तुम यूपी में बैठे हो और जम्मू कश्मीर का मामला है, फ्लाइट नहीं चल रही है। मैंने कहा मैं गाड़ी से चला जाऊंगा, और मैं गाड़ी से गया। क्या बात है। तो ये जो भूख है ना किसी जगह जाकर के उस चीज़ को जीने की, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे जीवन का आखिरी दौर होगा, जब हम बिस्तर पे पड़े होंगे, तो शायद ये चीज़ें, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे वो दुनिया की जो भी चीज़ें हों, अगर हम देखा है, हम उसको फील कर सकते हैं। और वो भूख अभी भी ऐसी है कि कहीं कुछ होता है तो लगता है कि मुझे वहाँ होना चाहिए था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न के बाद में मैं मीनू मैम के पास आऊंगा। मीनू मैम, सिंस जैसे हमारे यहाँ रणवीर जी, अर्शाना जी, हम एक कमर्शियल तंत्र से आते हैं, और अगर बात करते हैं आकाशवाणी की या प्रसार भारती की, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। भारत सरकार इसको चलाती है, और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ऑफिसर स्केल से आते हैं कहीं ना कहीं। और फिर एक बातचीत या मतभेद शुरू हो जाता है कमर्शियल मीडिया और ये जो ये जो हमारे सरकारी तंत्र हैं, इसकी प्रसार भारती की। लेकिन इसमें एक बार ये बहुत देखा जाता है कई बार कि कमर्शियल मीडिया के पास सोर्सेज बहुत सारे नहीं होते हैं, बट फिर भी उनका जो कंटेंट वाइज जो होता है बहुत तेजी से वो अपडेट होता रहता है। बट ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन, उनके पास में सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है जितना बड़ा हमारा ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो, उतना हम सारे चारों पांचों का एक साथ बन जाता है उतने प्रेमिसेस में। फिर भी मतलब ये जो जनता जैसे होती है, जो स्टूडेंट्स का ये प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो थोड़ा यो नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? और बाकी चैनल्स होते हैं तो उसमें तो बड़ा यो हो जाता है, सिस्टम ये हो जाता है। तो इस पे क्या बोलेंगी आप? और मुझे लगता है नाउ यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम दैट प्लेस, तो आप और भी ज्यादा अच्छे से उसको बता सकती हैं। मैं प्रतीक इससे अग्री करती हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसका मैंने प्रतिनिधित्व बहुत लंबे समय तक किया है, वो यो नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं जिन्हें आप कह नहीं पाते हैं। आप इसको यूँ समझें कि अगर हमारे अपने पैसे हैं और हमें अपने घर में एक गाड़ी लेनी है, तो या हमें अपने घर के लिए कोई चीज़ लेनी है, तो उस पे पूरा हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन वही चीज़ अगर उसका जो ओनरशिप हो, पैसा हो, वो किसी और के पास हो, वो उसके हिसाब से तमाम डायनेमिक्स होते हैं। और इसके अलावा पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट की बहुत सारी होती हैं कि अब आपका प्राइम टाइम है और उस समय आपके पास आपका एफएम चैनल मान लीजिए हमारा है, वो यूथ है, दैट इज़ सपोज टू बी अ यूथ ओरिएंटेड चैनल। लेकिन हमारे पास आदेश दिल्ली से आ रहे हैं कि इस समय कोई भी आप बड़े नेता, मैं क्या बोलूं, तो रिले उनका जो वो रिले जाएगा दिल्ली से, और वो कम से कम 2-3 घंटे के लिए जाएगा। तो अगर लोगों ने हमको स्विच ऑफ कर दिया है, तो इसमें जो ऑफिसर आप उसे कहिए या हमारे आरजेस कहिए, उनका कोई से रहता नहीं है। तो इसलिए एक बहुत डिफरेंट तरीके से काम करने के चुनौतियां होती हैं हमारे सामने। जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने चैनल से जैसे ही कुछ आए वो अपने हिसाब से उसे अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात है, तो हम
टोटली तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है वो हम कहीं नहीं वो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब बात होती है तो जो हमारे जो प्रोग्राम्स है, जो एफएम चैनल का एक 30 सेकंड का एक ऐड था, कमर्शियल ऐड जो था, उसने इंटरनेशनल अवार्ड दिलवाया ऑल इंडिया रेडियो को। तो मुझे ये ऐसा लगा कि नहीं, हमारे रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, हमारे टैलेंट्स भी अच्छे हैं, हमारे काम करने का ढंग भी अच्छा है, लेकिन सिंस वी आर अ गवर्नमेंट सेटअप we have to follow certain directions and maybe this is the reason behind that. बट मैम बिल्कुल सही बात बोली एक बार, लेकिन एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि हमें ऐसा लगता है कि जब जैसे मैं सबको भी बोलता हूँ, जैसे खुशबू वाज आल्सो देयर, तो मैं उसको भी ये चीज़ कहता हूँ हमेशा कि अगर किसी को भी मीडिया में जाना है तो एक बार ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन में काम ज़रूर करना, उससे फ़िल्टर लग जाता है। इसमें क्या बोलेंगी? क्योंकि आज के समय में कोई कुछ भी बोल रहा है कंटेंट के नाम पे, इवन जो अंग्रेजियों में गालियां हैं उसको देना, बीप, ये सब बड़ा कूल माना जा रहा है आज के बिल्कुल। समय में। बट ऑल इंडिया रेडियो ये सिखाता है कि नहीं हम किस जगह से हैं, क्या है। मैं बिल्कुल नमस्कार नहीं है, नमस्कार है। नमस्कार है। अभी कल ही मैं किसी प्रोग्राम में गई थी परसों, तो मैं देख रही थी जो एंकर है वो उन्होंने नमस्कार बोला, बार-बार नमस्कार बोला, और इतनी बार मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो बात याद आ गई। एक बार ऑल इंडिया रेडियो में उस प्रोग्राम में मैं भी शिरकत कर रही थी, मुंबई में था, तो वो आए, उन्होंने कहा एक बार मैंने नमस्कार बोल दिया तो ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे फेल कर दिया था। आशा है आज ऐसा नहीं होगा। इज इट ट्रू? आप प्लीज इसको इट इज बहुत ट्रू। सारे लोग सुनते वो हैं। इलाहाबाद का वो उस समय जो आज प्रयागराज है वो केंद्र था, और चूंकि वो उस समय यंग थे और उन्होंने अपना ऑडिशन देने आए थे, लेकिन अगर कोई नमस्कार कहता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसे हमारी भी कोई सेट नॉर्म्स होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा हम लोग सुनते हैं। लेकिन आज के समय में जबकि तमाम तरीके के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारे जो कॉरपोरेट चैनल है जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्रतीक आप तो दोनों में ही काम कर चुके हैं, लेकिन जो हम कोड ऑफ कंडक्ट अपना लगाते हैं, जी। मैंने देखा कि वो बहुत हमारे लिए सही होता है, क्योंकि हम ऐसा सुरुचिपूर्ण मनोरंजन करते हैं, हम किसी को कुछ ऐसा नहीं कहते हैं। ज़बान संभाल के एक प्रोग्राम आता था, ज़बान संभाल के, उसमें यही था कि आप जब किसी को कुछ कहते हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं, अक्षर क्या चीज़ है जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी एक बार तीर निकल गया तो वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन आकाशवाणी के विषय में मैं बोलना चाहूंगी कि एक ऐसा मीडियम जो कि ना केवल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है, बड़े-बड़े लोगों को हमने अपने यहाँ से वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके आगे गए और उन्होंने बड़े-बड़े काम किए। सही बात। प्रतीक मेरे बगल में बैठे हैं, ये खुद ही उसका एक एग्जाम्पल है। और और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि उसने गवर्नमेंट को कहा है कि ये कौन सा, चाहे वो कॉरपोरेट चैनल की बात हो या डिजिटल मीडिया पे, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कौन सा कंटेंट क्रिएशन है जिसमें आप जो चाहे वो कह रहे हैं, Exactly. जो चाहे वो नहीं कह सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्टिव्स आए हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी बनाएं और उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जो कम से कम ये इस बात के लिए ये उनको मजबूर करे कि कुछ भी जनरेट करने के पहले, कुछ भी ऑन एयर करने के पहले वो ये तो तय कर दे कि वो, आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी कही हुई बातें या जिनकी रील जो है वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम टाइम पे चलाई गई हैं। Exactly. और तो आपको जिस समय आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप मीडिया में हैं, किसी भी मीडिया में हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को अगर पूरी तरीके से निभाने का काम करता है तो वो ऑल इंडिया रेडियो करता है। गवर्नमेंट सेटअप है, हो सकता है कहीं पे वो यो करने में उतना कदम से कदम ना मिला पा रहा हो, लेकिन उसकी कुछ जो उसकी अच्छाइयाँ हैं और खूबियाँ हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हम लोग तो ऑल इंडिया रेडियो को वैसे भी कहते हैं, हमारे दादाजी हैं सारे चैनल्स के। रणवीर भैया आपसे एक सवाल, क्योंकि मीनू मैम ने वो प्रश्न का एक सिरा छोड़ दिया तो उसी को मैं आगे करता हूँ कि आज के समय में जैसे आप एनडीटीवी को बिलोंग करते हैं, अर्शाना जी हिंदुस्तान को बिलोंग करती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को बिलोंग करती हैं, मीनू मैम ऑल इंडिया रेडियो को बिलोंग करते हैं, बट एक नया कोई यूट्यूबर आता है
और वो न्यूज़ बनाता है, जिसने कोई मास कम्युनिकेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वो मिलियंस में व्यूज़ पाता है और धीरे-धीरे करते-करते वो बहुत अपने, चाहे उसके अंदाज़ को ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, वो लल्लन टॉप इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स, जो मुझे लगता है कि आप में से कितने लोगों ने लल्लन टॉप देखा है? देखा है। तो एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो वो आकर के आगे निकल जाते हैं और फिर बड़े चैनल्स उनको ओवरटेक कर लेते हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए जो यूट्यूब चैनल का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये खतरा भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि बहुत से लोग जो शायद किसी एक डिग्री के मोहताज नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर कर कर पा रहे हैं। और हमने देखा है बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत यूनिक क्रिएट कर रहे हैं, और अगर वो किसी संस्थान में होते तो शायद संस्थान उन्हें वो करने की परमिशन ही नहीं देता, इस नाम पे कि ये ट्रेडिशन हमारे मीडिया का नहीं रहा है और हम एक स्टीरियोटाइप हैं, हम इस पे ही चलेंगे। तो लीक से हट के काम करने का काम भी यूट्यूबर्स ने किया है। लेकिन खतरा क्यों है? वो बहुत बड़ा खतरा है कि मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई किए बिना हम लोगों को ना परोसे। लेकिन जो कुछ नए यूट्यूबर्स हैं जो अपने घर से निकलते हैं, आलमबाग या कैसरबाग जाते हैं, 500 रुपए की एक माइक आईडी बनाते हैं, 1000 रुपए का एक माइक खरीदते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और नेताजी के सामने जाके माइक लगा देते हैं। और उसके बाद वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद मीडिया का एक एक औपचारिकता नहीं होती है उस तरह के सवाल पूछने की, और न सिर्फ बाइट्स वगैरह बल्कि कंटेंट को बिना वेरीफाई किए। अभी हम लोग इस मुश्किल में हैं कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे चली हुई चीज़ों को हम यकीन करें या ना करें, और कई बार यकीन करना हमारे लिए खतरा होता है और कई बार यकीन ना करना खतरा होता है, इसलिए कि हम एक रेस में हैं जहां हमें जल्दी भी दिखाना है और सही भी दिखाना है। अभी ये जो कानपुर में जो कुछ डॉक्टर्स की अरेस्टिंग हुई है उसको लेके एक प्रेस रिलीज वायरल हो गया। अब मैं परेशान कि साहब ये प्रेस रिलीज सही है या नहीं है। पुलिस के लोग मीटिंग में थे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे, जिन्होंने उठाया वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, और इस कवायद में करीब एक घंटा गुजर गया और 1 घंटे बाद पता चला कि वो प्रेस रिलीज गलत है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको चलाया और चलाने के बाद जब खंडन आया तो वो मुसीबत में। लेकिन अगर वो सही होता तो मैं 1 घंटा पीछे होता। गनीमत ये थी कि मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया। तो इस दौर में जब एक यूट्यूबर जाता है, एक माला बेचने वाली लड़की का इंटरव्यू करता है और उसकी शक्ल लोगों को पसंद आती है, वो वायरल क्या हो नाम जाती है? है। क्या नाम है? मोनालिसा। अतनीन लुक। अच्छा। ओके। तो इसी तरह से मोनालिसा हो, आयाटिन बाबा हो, हर्षा रिछारिया हो, या बहुत से ऐसे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, जिनको यूट्यूबर्स ने जाकर के पॉपुलर किया। बट ये न्यूज़ चैनल्स पे भी भैया यही कंटेंट दिख रहा है। मोनालिसा हर यूट्यूब पे दिख रही है और हर्षा रिछारिया का इंटरव्यू हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार का जो महाकुंभ था वो महाकुंभ ऑफ सन्यासीज की जगह महाकुंभ ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो मैं गया। उसी पे आ रहा हाँ था प्लीज कि हमारा दबाव क्या है जी, कि- ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कि बात बहुत, हम क्योंकि आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि मीडिया में तो यही आता है, टीवी में तो यही दिखाया जाता है। सुनिए जरा, बहुत प्यारा। हाँ जो ये स्कूल के बच्चे हैं ये किस लिए पढ़ाई करते हैं? नंबर के लिए और ज्ञान पाने के लिए। इसी तरह से कोई कॉर्पोरेट वाला पैसा पाने के लिए काम करता है और खबर दिखाने के लिए काम करता है। हमें चाहिए नंबर, और हमें चाहिए वो कंटेंट भी जिससे कुछ समाज का हला भला हो सके। लेकिन कुंभ चल रहा है, कुंभ में हम बाबाओं का ज्ञान भी दिखा रहे हैं, व्यूज नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम है सोसाइटी के साथ। दिक्कत ये है कि सोसाइटी किसी पढ़े लिखे आदमी को कम सुनती है और चकल्लस को ज्यादा एक्सेप्ट करती है। ऑडियंस बदल गई है। ऑडियंस नहीं बदल गई, ऑडियंस की चॉइसेस बदल गई। रील का ज़माना है, 40 सेकंड 50 सेकंड में उनको मुस्कुराना है। और ये समाज में जिस तरह की लोग अभी मानसिक अवस्था में हैं, लोगों को हंसने की वजह ढूंढनी होती है, और वो हंसने की वजह उन्हें कहाँ मिलती है? रील्स में। और अचानक वो देखते हैं, हंसते हैं, ठहाका मारते हैं। एकदम शांत बैठा आदमी आप किसी बस ट्रेन में देखिए, वो बैठा अचानक मुस्कुराने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा यार हंस क्यों रहा है, क्योंकि वो रील देख रहा है और उसको वो सीरियस कंटेंट नहीं चाहिए। सोसाइटी का एक तबका है जो सीरियस कंटेंट देखता है, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, और ये खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि वो लोग जो हमें व्यूज़ देते हैं वो न्यूज़ नहीं देखना चाहते हैं, और व्यूज़ उसको दे रहे हैं जिसमें IITN बाबा वो कुछ भी बोल रहा है। मैं खुद मिला था उससे। ठीक है, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी हो रही थी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो चल रहा है। और हम जो उस कंपटीशन के दौर में हैं जहां हमें नंबर चाहिए, और उस नंबर की वजह से कई बार पीछे पड़ना पड़ता है। तो इन नंबर्स के दौर में आपको नहीं लगता है भैया कि हमें आइडल्स नहीं मिल पा रहे हैं? हमें वही जावेद अख्तर की जगह उर्फी जावेद मिल रही हैं,
हमको वही मतलब मोनालिसा मिल रही है, हमको वही एल्विश भाई का सिस्टम मिल रहा है, हमें भगत सिंह की कहानियां नहीं मिल रही है, हमें किसान वो जो आप बता रहे थे वो नहीं मिल रहा है, हमें हो सकता है असम में कोई ऐसी महिला हो, जो मणिपुर में कोई ऐसी महिला हो जो मैरी कॉम के बाद में भी निकल करके कुछ अच्छा कर रही हो, क्योंकि फिर एक ही मैरी कॉम रह जाएगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, संभावनाएं बहुत हैं और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज हम लिटफेस्ट में बैठे हुए हैं और देखिए कितने यूथ हैं, यहाँ कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि लोग अब साहित्य पढ़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि स्कूल के बच्चे साहित्य के कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच में हम वो चाहते हैं जो आइडियली करेक्ट होना चाहिए। आइडियली करेक्ट ये होना चाहिए कि जो गंभीर किस्म की चीज़ें हैं उसको लोग देखने चाहिए, लेकिन वो कम हुआ है। लेकिन ख़त्म हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है और ख़त्म हो जाएगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, अगर इस समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं तो इस समाज को अच्छा संदेश देने वाले लोग भी हैं। और आप देखिए कि आज के दौर में जेनज़ी बैठ कर के ओशो को सुन रहा है, जिस ओशो को शायद 2000 या 2015 के बीच में लोगों ने शायद भुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब से यूट्यूब या सोशल मीडिया आया है, लोग ओशो को सुन रहे हैं। और ओशो से आप अग्री करें, डिसअग्री करें, लेकिन ओशो जैसा विद्वान इस देश में उंगलियों पे गिन पाने वाले लोग हुए हैं, उनमें से एक है। तो यूथ उनको भी सुन रहा है, उनके संदेश भी सुन रहा है जो लोग भुलाए जा चुके थे। और इसमें बहुत से ऐसे कवियों के नाम हैं। मैं खुद कई बार इंस्टाग्राम पे सुनता हूँ तो हरिवंश राय बच्चन की आवाज़ भी सुनाई दे देती है। दिनकर जी को बहुत, रश्मिरथी। तो रश्मिरथी के नए नए वर्जन आ चुके हैं और समाज में कुमार विश्वास जैसे लोग भी हैं जिन्होंने हिंदी को एक अलग पहचान, अलग तरीके से दिलाई। आप कुमार विश्वास से पॉलिटिकली अग्री करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन कुमार विश्वास ने हिंदी को एक अलग लेवल पे पहुंचाया है। इसको आप इसको खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जैसे मैं जैसे कुछ इसमें ऐड करूं हाँ, इनके प्लीज ऐड बारे ऑन में। करिए। ओके, हमें सबसे पहले ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि उर्फ़ी जावेद बहुत सुपरहिट है। उर्फ़ी जावेद को डिमीन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारे शहर की लड़की है, एक ऐसे सिस्टम में वो घुसी जहाँ नेपोटिज़्म जो है वो एंट्री भी नहीं दिलाता। वहाँ जाके उसने सबको जो है हिला के रखा हुआ है। लेकिन उर्फ़ी जावेद जावेद अख्तर का रिप्लेसमेंट नहीं है। जावेद अख्तर की अपनी दुनिया है, उर्फ़ी जावेद की अपनी दुनिया है। लेकिन और जनता वो को, अरसाना जी, नहीं पता है, जनता ने शबाना आजमी से पूछ लिया था, एक इंटरव्यू मीम वायरल है कि उर्फी जावेद आपकी पोती है, तो वो अलग बेचारी वो बात बहुत है, ऐसे लोग होते परेशान हो हैं गई थी। सोसाइटी में। हाँ। लेकिन फिर भी, और वो दुनिया आपस में टकराती भी नहीं है कभी, और वो दोनों दुनिया की जरूरत है। और उनसे हमारा पूरा, और जहाँ तक गलती की बात है यूट्यूबर की, बड़े बड़े नामचीन न्यूज चैनल गलतियां कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी के समय पे हमने देखा एक बहुत ही प्रमुख न्यूज चैनल से एक गलती हुई, जो गलती ही थी, ठीक है। बड़े बड़े अखबार फेक खबरें छाप रहे हैं और उसके बीच में यूट्यूबर भी कर रहे हैं, बट वो एक भेड़ चाल है और थोड़े समय में वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, भले उन्हें कम व्यूज मिल रहे हों, टिकेंगे वो ही, है ये ना। बात बिल्कुल सही है। त्रेता में राम भी थे, रावण भी थे, वाह। और सोसाइटी में हमेशा राम भी रहेंगे, रावण भी रहेंगे। मीडिया का मंथन जब जब होगा तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। चॉइस इज योर्स, कौन सी चीज किसके पास जाती है। किसके पास जाती है। अरसाना जी, आप अभी मैं एक बच्चा था यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा अभी, बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि अरे एआई से लिखवा लेंगे। आपने कभी खबरों को लिखने में एआई का अभी तक प्रयोग किया है? एक बार भी ट्राई करके देखा है हाँ, मैंने कि ट्राई किया है। हाँ, तो क्या मतलब फर्क पाती है? और क्या लगता है कि क्योंकि एआई से न्यूज़ एंकर भी बन रहे हैं, एआई से अखबार भी लिखे जा सकते हैं, और एआई पूरा वॉइस दे रहा है और आप सिर्फ कंटेंट दीजिए, पूरा वॉइस ओवर विद स्क्रिप्ट दे रहा है। तो ये मेरा आखिरी प्रश्न है, तो इस पे प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप तीनों ही तवज्जो डालें। एआई की अगर आप ट्रेनिंग ले लें और उसे एक टेक्नोलॉजी समझ के सीखें, तो वो आपका एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है ना, आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन जैसे आपके घर में मेड आती है, तो मेड क्या होती है, वो आपकी सपोर्ट सिस्टम होती है। आप पूरा घर मेड पे नहीं छोड़ देते हैं, कुछ काम उसे देते हैं, करते हैं, और आप क्रॉस चेक भी करते हैं उसने ठीक किया है कि नहीं किया है। और जहाँ वो गलत होती है आप टोकते भी हैं। तो एआई आपके काम की मेड है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा और उसका वेरिफिकेशन आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान है वो कभी किसी टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट नहीं है। कंप्यूटर्स आए तब भी लोगों ने कहा था अब मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सब कॉर्पोरेट मजदूर बन गए। तो एआई जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, आप बिल्कुल सीखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी जितनी हेल्प लेनी है लीजिए, लेकिन वो जो नज़र है वो आपको खुद रखनी है और वो ही मायने रखती है। एक मैंने कहीं पढ़ा था किसी अखबार में, किसी राइटर का कोट था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एआई जो है वो मेरे घर में आके खाना बना दे और बर्तन धो दे, लिखने का काम मैं खुद कर लूंगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग। यस मीनू मैम।
मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अगर खुद भी कुछ ऐसे मीनू खरे का एक मैंने क्लोन बनाया एआई से, और बस क्योंकि मैं थोड़े टेक सेवी हूँ और मुझे इंटरेस्ट है, तो मीनू खरे का मैंने क्लोन बनाया और अपनी आवाज़ को क्लोन करके उसमें डाला। मैंने कहा कि देखो मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे सुनाई पड़ती हूँ। तो मैंने ये पाया कि हाँ, करीब 98% तो वो वैसा ही दिखता है, वो वैसा ही सुनाई देता है, और लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके खतरे हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा आपको ज़रूर, क्योंकि अगर केवल एक आपके पासवर्ड के कारण आप सुरक्षित हैं, और अगर वो पासवर्ड आपका हैक होता है, तो फिर इसका कुछ से कुछ हो सकता है। एआई का प्रयोग बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में एआई से वॉइस ओवर्स करवाए, बहुत खूबसूरत मैंने एड्स बनाए, उसमें एआई से उसको यूज़ किया, बहुत खूबसूरत। लेकिन वही बात कि आपको सोच समझ के आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और आप अलर्ट तब रह पाएंगे जब को आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज, जो चीज़ आप सोचते हैं जो स्किप करके कि हम सीखे नहीं, हम मेहनत नहीं करें, हम डायरेक्ट एआई से, तो एआई एक ऐसी फैसिलिटी है जिसे आप यूटिलाइज प्रॉपरली तब कर पाएंगे जबकि आप उस चीज़ को, उस डोमेन को पूरी तरह से समझते होंगे। सही बात। तो ये समझने की ज़रूरत है। और हाँ, एआई तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और कम से कम रेडियो के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले वक्त में एआई एक प्रोग्राम ज़रूर करने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। जी। सयारा मूवी आई थी, उसका एक गाना था और उसके ओरिजिनल गाने से ज़्यादा बेहतर वो किशोर कुमार का एआई वर्जन लग रहा था और मैं कई बार गाड़ी में अपने वो सुनते हुए जाता था। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि लिखने के लिए आप उसको पढ़ लीजिए, एआई से कुछ टाइप करके जो कंटेंट चाहिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन लिखिए खुद। क्योंकि जब आप शब्दों को पिरोते हैं तो कई बार आप नए शब्द गढ़ते हैं, कई बार उसके नए मायने निकल के आते हैं। और एआई आपका सपोर्ट सिस्टम, जैसा अर्शना जी ने कहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन आप उसके भरोसे जिस दिन रह गए और किसी दिन एक दिन सपोज कीजिए कि आपके ज़िले में इंटरनेट कट गया, उस दिन आपकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कम से कम उस पे डिपेंडेंट मत होइए, शब्दों को लिखिए। मेरे प्रोफेसर थे आनंद प्रधान साहब, आईएमसी में, वो कहते थे पढ़ना पढ़ने से आता है। तो आप पढ़िए, खूब पढ़िए, और जब आप खूब पढ़ेंगे तो आपको शायद शब्दों को गढ़ने के लिए किसी एआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई वहीं तक ठीक है जहाँ तक वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जी। एआई तब तक खतरनाक हो जाएगा। और मेरे बनारस के एक दोस्त ने कहा कि यार, और आजकल देखता हूँ कि ड्राइवरलेस कार आ गई है। ये ड्राइवरलेस कार का अगर टेस्ट करना हो तो ले आओ ज़रा बनारस में, उसको छोड़ दो, एआई वालों को औकात समझ आ जाएगी। तो कई बार एआई को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि एआई के भरोसे आप रहें, क्योंकि एआई आपको एक हद तक सपोर्ट देगा, लेकिन आपके अंदर का जो आप है, जो आपके अंदर का इंटेलेक्ट है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता। बिल्कुल, और मुझे लगता है लखनऊ का मीडियापा जो कोशा लिटरेचर फेस्टिवल में आज हम लोगों ने जिस पे बात कर रहे थे, और बात करते-करते मुझे शादाब दिख गया है, तो जब तक खुशबू आ रही है उसका प्रश्न अगर नहीं लेंगे तो थोड़ा-सा शायद हमारे लिए एक वो होगा। शादाब का एक प्रश्न था, द प्रश्न वाज़ कि वो मीडिया में काम करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके घरवालों को लगता है मीडिया में काम करना सही नहीं है। ये सोच पहले थी जब कहते थे लोगों को, खुशबू प्लीज़ यू कैन कम। पहले थी जो लोग कहते थे कि भई ऐसा नहीं करना, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, या मीडिया में या फ़िल्मों में अच्छे घर के लोग नहीं आते, जो इससे पहले सुनते थे ज़ोहरा सहगल जी वगैरह की मैंने किताब पढ़ी, उनके साथ बड़ा प्रेशर था इस बात का। लेकिन अब भी फिर ये चीज़ आ रही है क्योंकि वो कहता है कि पापा कहते हैं टीवी पे तो सब चिल्लाते रहते हैं, टीवी पे तो ऐसा होता रहता है, और नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है, बैंक वैंक की नौकरी करो जा करके। और इनफैक्ट मैं खुद बैंक की नौकरी छोड़ करके मीडिया में आया था। तो मैं चाहता हूँ भैया आप इसका जवाब दें। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि आप मीडिया में नहीं आइए, और अगर ये सोच रहेगी तो आप किसी फील्ड में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर प्रोफेशन बदनाम हो चुके हैं। सोसाइटी है और सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, जैसे मैंने कहा राम भी हैं और रावण भी हैं, डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि मीडिया इतना ख़राब हो गया है, ख़राब कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुआ है जो लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, पॉपुलर होने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और सोसाइटी उनको देख रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शब्द बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आपने ललन टॉप का ज़िक्र किया, सौरभ भैया मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। जी। सौरभ भैया जितना पढ़ने वाला आदमी मीडिया में बहुत कम लोग होंगे। तो उन्होंने भी इसी मीडिया में आकर के अपने आप को
अपना नाम इस्टेब्लिश किया, हम्म। ललन टॉप की पहचान उनके नाम से होती है। जी। इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, और इसी आपके रेडियो की फील्ड में बहुत से लोग आते होंगे, शोज करते होंगे, बिल्कुल। चले जाते होंगे, और बिल्कुल। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको आज भी आप याद करते हैं। तो हम्म। आप, कोई चीज खराब हो गई है घर में, अगर दीमक लग गया है, तो आप हम्म। उसको ठीक कराते हैं कि उसको छोड़ देते हैं? ये हम्म। सवाल है। आप बनना चाहते हैं मीडिया वाला, लेकिन आप इसलिए नहीं आएंगे कि आपको लगता है कि बदनामी होगी। अरे हम्म। बदनामी नहीं होगी, आप उसको नाम दे दो, आप उसको पहचान दे दो, और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर सोच अच्छी है तो आप उसको पहचान बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए इन तीनों पैनलिस्ट के लिए। एंड लखनऊ का मीडियापा जो है, और ये लास्ट में मैं आपने जो बात बोली इसमें मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि आज जो पूरे देश में गंगा है, वो एक कहीं से तो उद्गम हुई है, एक वो छोटा-सा एक गंगोत्र है जहाँ से गंगा निकल रही है, गंगोत्री गोमुख से निकली है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे शादाब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं जाइए या मीडिया में जाना सही नहीं है। मैं अगर आज इस मंच से कौशल के उस पर्सन को हाईलाइट नहीं करूंगा जिसकी वजह से शायद मैं मीडिया फील्ड में आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये लड़का बैठा है आशुतोष दीक्षित, ही इज माय फ्रेंड। खड़े होना आशु एक बार प्लीज, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम और ये चौक में एक जगह पड़ती चौपटिया, तो वहां पे काके के बताशे खाते खाते बात करते थे, और ये और हम दोनों एक दूसरे से कहते थे कि तुमको मीडियम जाना चाहिए, तुमको मीडियम जाना चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग करके, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हमने विश्वविद्यालय से जो हमने पढ़ाई करी है, जर्नलिज्म में आए कि नहीं आए मुझे पता भी नहीं होता था, और ये मेरे लिए जर्नलिज्म का फॉर्म लेकर के आया था लड़का। सो आशु इज द वन जिसने आरजे प्रतीक को दिया है लखनऊ को। सो थैंक यू आशु। और मुझे लगता है कि बहुत कम मौके मिलते हैं। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आगे के लिए एक बार मेरे पैनल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रणवीर जी, अर्शाना जी एंड मीनू खरे मैम, थैंक यू सो मच।